लेकिन मैंने हर बार एक ही बात कही है कि सर्वे को आप उसको शब्दशः मत लीजिए, उसको मानिए मत कि यही आंकड़ा आएगा, तब तो फिर चुनाव की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। बात ये होती है कि सर्वे आपको एक दिशा दिखा सकते हैं और दिशा वो दिखा रहे हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी इस रेस में सबसे आगे है। कर्नाटक में कांग्रेस कहीं ज्यादा मजबूत है लोकल इश्यूज को लेकर। कांग्रेस ने लगातार एक कैंपेन चलाया कि 40% गवर्नमेंट है कि 50-40% जो है ये कमीशन खाती है। मध्य प्रदेश में भी पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला था, या राजस्थान में भी वोट डाला था, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं सरकार से नाराज थे। तो यहाँ बीजेपी को बड़ी भ्रष्ट पार्टी मानी जा रही है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस कम भ्रष्ट है। येडियुरप्पा का तो चैलेंज इसलिए भी नहीं है क्योंकि येडियुरप्पा को इन्होंने हटा दिया। दिल्ली में बैठ के, बम्बई में बैठ के जो लोगों को चीजें लगती है, तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि भाई DK शिवकुमार ही हीरो है। नमस्ते, मैं अविचल दुबे सप्ताह की इस खास सभा में आपका इस्तकबाल करता हूं और हमारी कोशिश है कि इसके जरिए हम आपको एक विषय से खास तरह से रूबरू कराएं, उसके तमाम पहलुओं को समझें, क्योंकि जानकारियां बहुत सारी आ जाती हैं तो ज़रूरी होता है कि उसको पॉइंट टू पॉइंट हम जुटाएं, आपको बताएं, आपसे पूछें और उस पर फिर एक चर्चा करें। ज़रूरी है कि कर्नाटक चुनाव को ढंग से समझा जाए। कर्नाटक चुनाव जा कहाँ रहा है, आखिर ये लड़ाई जो है किस तरफ मोड़ी जा रही है और किस तरफ लड़ी जा रही है, कहानी कितनी है और कितनी बताई जा रही है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव अंतिम दौर में है। इसको आप इस तरह समझिए कि प्रचार अपने उफान पर है और कोशिश ये कि सर्वाधिक संख्या बल अपनी तरफ आए। इसलिए कोशिश हमारी भी ये कि समझें कि कर्नाटक चुनाव में जो सर्वे आ रहे हैं, जो बयान आ रहे हैं और जो ग्राउंड कह रहा है, आखिर बात जाती कहाँ तक है। हमारे साथ मिलिंद खांडेकर जी हैं। मिलिंद खांडेकर जी तक चैनल्स के प्रमुख हैं और मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि बहुत ज़्यादा फॉर्मल ना होते हुए आपसे सीधी सादी सच्ची बात करूं। तो पहले मैं आपका स्वागत करता हूं आपके ही चैनल में। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब मैं कैजुअल हो जाता हूं और मैं सबसे पहले सीधा सवाल, सपाट सवाल ही पूछ लेता हूं कि कर्नाटक चुनाव जा कहाँ रहा है। सर्वे तो ये बता रहे हैं, यानी कि लेटेस्ट सर्वे 1 मई तक जो आए हैं उसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस बन रही है। एक आध सर्वे तो उसको सिंगल मेजोरिटी भी दे रहा है। इसको कैसे समझें? देखिए, इस पर अविचल, जो कि हमने पिछले सप्ताह भी बात की थी और 7 दिनों में काफ़ी पानी बह चुका है। अगर नदी की बात करें तो पानी बहने के बावजूद भी जो दिशा है वो वैसी ही है जो 7 दिन पहले दिख रही थी। जो अगर आप सर्वे का कुल निचोड़ देखेंगे तो ये बात आ रही है बार बार कि सर्वे के मुताबिक मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी या तो सबसे बड़ी पार्टी बनेगी या उसको बहुमत मिलेगा। बीजेपी नंबर 2 पे रहेगी और जेडीएस नंबर 3 पे रहेगी। हालांकि 2 सर्वे ऐसे भी आए हैं जिन्होंने कहा कि बीजेपी को बहुमत मिल जाएगा या बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, जी न्यूज़ का और मेरे ख्याल से न्यूज़ 18 का। तो ये भले ही सर्वे बटे हुए हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो उनकी दिशा जा रही है वो इस तरफ जा रही है कि कांग्रेस को या तो बहुमत मिलेगा या वो सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। लेकिन हमने पिछली बार भी कहा था कि अगर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला तो कांग्रेस के लिए सरकार बनाना मुश्किल होगा। और ये पिछले बार बीजेपी के साथ भी हुआ था कि उनको 104 सीटें मिल गई थी, लेकिन फिर भी सरकार जो है वो जेडीएस और कांग्रेस ने बना ली थी। तो इस बार जो है अगर कांग्रेस को पूरा बहुमत नहीं मिलता है तो ये आश्चर्य मत कीजिएगा कि अगर जेडीएस और बीजेपी मिलकर सरकार बना लेगी। तो ये बात है कि कांग्रेस को अगर सरकार बनानी है तो उसको बहुमत चाहिए, और बीजेपी और जेडीएस को अगर सरकार बनानी है तो उसको सिर्फ कांग्रेस को बहुमत मिलने से रोकना भर है। अगर उन्होंने कांग्रेस को बहुमत से रोक दिया तो ये सरकार बीजेपी और जेडीएस की बन सकती है। ये मेरे नज़र में स्थिति है। लेकिन अगर हम सर्वे की बात करें, मैं सर्वे पर थोड़ा सा और बातचीत कर लेता हूँ। सी वोटर का सर्वे है जो एबीपी न्यूज़ के साथ हुआ है, उसमें कांग्रेस को 107 से 119 सीट के बीच के मिलने की बात कही जा रही है, बीजेपी को 74 से 86 के बीच में और जेडीएस को 23 से 35 के बीच में। TV9 और सी वोटर का सर्वे है उसमें भी 106, 116 और बीजेपी 79 से 89 और जेडीएस 24 से 34 के बीच में। लेकिन एडिना मेगा का सर्वे मेरे को सर चौंका देता है। उसमें कांग्रेस को 132 से 140 के बीच सीटें मिलने की बात कही जा रही है और बीजेपी को 57 से 65, जेडीएस को 19 से 25 के बीच में सीटें मिलने की बात कही जा रही है। अब ये इसलिए चौंका देता है मेरे को क्योंकि इसने तो सीधे सिंगल हैंडेड मेजोरिटी जो है वो कांग्रेस को दे दी है। इस बार हम ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस मिशन मोड में चल रही है। वो कह रही है 150। इस तरह का जो मिशन मोड है वो तो बीजेपी हमेशा रखती है, लेकिन इस बार उनको ये पता है कि अगर अनस्टेबल सरकार बनी तो हमारे लिए कुछ भी बेहतर नहीं होगा, इसलिए सीधे 150 पर बात करो। नहीं, देखो, एक ये जो सर्वे है, एक तो एक ये जो एजेंसी है इसको मैं जानता नहीं हूँ। अच्छा। मतलब ये जो है ये पहली बार मैंने इस एजेंसी का नाम सुना।
तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने हर बार एक ही बात कही है कि सर्वे को आप उसको शब्दशः मत लीजिए, उसको मानिए मत कि यही आंकड़ा आएगा, तब तो फिर चुनाव की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। बात ये होती है कि सर्वे आपको एक दिशा दिखा सकते हैं, और दिशा वो दिखा रहे हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी इस रेस में सबसे आगे हैं। सबसे वो बहुमत मिल रहा है कि नहीं ये हमको नहीं पता, वो सबसे आगे ये बात अभी तक सर्वे कह रहे हैं। और सर्वे भी कैसे होते हैं, सर्वे क्या करते हैं, वो वोटरों से जाके पूछते हैं कि आप किसको वोट दोगे। वोटर जो उनको बता देता है उसके हिसाब से वो उस वोट प्रतिशत को वो तब्दील करते हैं सीटों में। तो कई बार ये गलती हो जाती है कि आप जब वोटों का प्रतिशत और सीटों को तब्दील करते हैं, तो ये वैसे लॉजिक तो ये कहता है कि भाई जितने वोट जिसको ज्यादा मिले उसको ज्यादा सीटें मिलेंगी। लेकिन पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था कि भाई मतलब कांग्रेस को अगर वोट प्रतिशत ज्यादा था लेकिन सीटें बीजेपी को ज्यादा मिल गई थी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत सर्वे बिल्कुल अंतिम शब्द नहीं है, ये दिशा दिखाने के लिए पर्याप्त होता है। और इस बार जो दिशा दिख रही है कि भाई जैसे पिछली बार दिशा क्लियर थी कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी थी या बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही 104 सीटें। इस बार जो दिशा दिखा रहे सर्वे वो ये कह रहे हैं कि सबसे आगे कांग्रेस है। तो मेरी नजर में ये अभी भी मैं वही बात दोबारा दोहराऊंगा, कांग्रेस को सरकार बनानी है, अगर उसको कोई किंतु परंतु नहीं रखना है तो उसको बहुमत लाना पड़ेगा। और अगर बहुमत नहीं मिला तो ये आश्चर्य मत कीजिएगा कि बीजेपी और जेडीएस मिलकर सरकार बना लेंगे। हालांकि बीजेपी लगातार ये सभाओं में कह रही है कि जेडीएस कांग्रेस की बी टीम है। तमाम प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने इन्होंने जितनी भी सभाएं की उसमें बार बार वो जेडीएस को अटैक कर रहे हैं। एक और बात मैं कह दूं, जेडीएस जिस इलाके में आती है मैसूर वाले में, तो हमारे जो संवाददाता है जो वहाँ का ब्यूरो चीफ है नागार्जुन, उनसे ही मेरी आज सुबह बात हो रही थी, जो उनका ये कहना है कि जो जेडीएस का गढ़ है वहाँ बीजेपी अच्छा लड़ रही है। अच्छा, तो बीजेपी अच्छा लड़ने का फायदा शायद कांग्रेस को मिल जाएगा। मतलब ये है कि बीजेपी और जेडीएस के वोटों में विभाजन हो सकता है और उसका फायदा कांग्रेस को मिल जाए। क्योंकि देखिए जेडीएस को जितना नुकसान होगा उतना फायदा कांग्रेस को है। हमने पहले भी देखा था, पिछली बार भी देखा था कि 18 से 20% मतदान जो है वो जेडीएस के लिए होता है और वो 25 से 35 सीटें उनको मिलती है। और एक खास समुदाय है यानी कि हाँ जी। तो अगर बीजेपी ने मान लीजिए वो तोड़ दिया जेडीएस को, तो इसका फायदा ऐसा जो विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। हमने पिछली बार जब चर्चा करी थी तब तक वो गालियों की बात हो रही थी, अब जो है भगवान पर बात हो रही है। एक सवाल आता है कि भगवान की राजनीति है कि राजनीति में भगवान है। और ये बजरंग वाली इशू पर जिस तरीके से बेसिकली आपने जो कहा कि फुल टॉस देंगे आप बीजेपी को, तो वो तो छक्का उड़ाएंगे, लेकिन इस बार छक्का तो उड़ा रहे हैं लेकिन कुछ कुछ कैच भी हो रहे हैं। नहीं, अभी भी मुझे लगता है कि छक्का ही उड़ा रहे हैं उनको। देखिए बात यह है कि मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि जब आप जहरीला सांप कहते हो तो आप ये आमंत्रण दे रहे हो कि भाई ये फुल टॉस है और उसको आप मैदान से बाहर भेज दीजिए। तो जो बीजेपी के समर्थक है वो उसका जो कोर वोटर है उसको एक तरह से आप और बीजेपी के तरफ भेजते हो। मतलब बीजेपी का कोर जो वोटर जो है वो और मजबूत होता है जब आप प्रधानमंत्री पर निजी हमला करते हो। तो उसके बाद में आपने बजरंग दल वाली जो बात है, ठीक है, आपने अब आप सफाई दे रहे कि हम बजरंग दल की बात कर रहे हैं, हम बजरंग बली की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में तो ले उड़ने वाली बात होती है। जो बयान मिला और बीजेपी लेके उड़ गई कि भाई बजरंग बली का अपमान कर दिया। भले ही कांग्रेस की ये बात सही होगी, हमने तो बजरंग दल की बात की थी, सही बात है, बजरंग बली कहाँ से आ गया। लेकिन बात यह है कि जो वोटर है उस तक बीजेपी ने ये मतलब मैसेज देने की कोशिश की है कि नहीं ये तो कांग्रेस एक तरह से एंटी हिंदू पार्टी है, ये हमेशा भगवान का अपमान करती है। और यहाँ तक प्रधानमंत्री ने कह दिया कि बजरंग बली जो है उनके नाम उनका याद रखना कि उनका अपमान हुआ जब आप वोट डालने जाओगे, यहाँ तक भी बात हो गई जी। तो ये बात ये होती है कि चुनाव में आप मौका अपने विरोधी को, और खास करके जब आप अच्छे स्थिति में हो, जब कांग्रेस अच्छी स्थिति में थी तब भी वो जो है मौका दे दिया उन्होंने इस तरह के बयान देके। जहां तक कैच लेने की बात है, अब आप ठीक है आपने कह दिया कि भाई अगर 91 गादी आपको पड़ी है तो हमारे लिए तो इतनी गाली पड़ी है कि हमारे पर पूरी किताब लिख दी जाए जी। लेकिन बात वो नहीं है कि कितनी गालियां आपको पड़ी है कितनी गालियां उनको पड़ी है। बीजेपी एक चीज में बहुत अच्छा करती है और ये हम पिछले 10 लगभग साल हो गए कि वो विक्टिम बहुत अच्छा खेलती है। कि अगर वो अपने आप को विक्टिम बना देते हैं कि देखो जी मैं चूंकि गरीब परिवार से आता हूँ, मेरे पास कोई मतलब विरासत नहीं है, तो इसलिए मैं आप ही की तरह हूँ इसलिए मुझ पर हमला होता है। और ये जब मौका कांग्रेस देती है बीजेपी इसका फायदा उठाती है। तो ये जो आप बोल रहे हो ना कि कैच किया, तो कैच क्या ही कि आपने कहा कि भाई मेरे ऊपर जो है गांधी परिवार पर पूरी किताब लिखी जा सकती है, इतनी गाली हमको दी। ये बात सही है, कोई वो गलत बात नहीं कह रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये मौका
अपने विरोधी को क्यों देंगे इस तरह के बयान देके कि जहरीला सांप है या नालायक है, फिर आप उसकी सफाई देते रहते हो कि नहीं ये मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था। और ये जो बजरंग बली और बजरंग दल वाली बात है, ये मतलब ये जब आपका चुनाव ठीक चल रहा है तो आप ऐसे विषयों में जहां पर बीजेपी को सांप्रदायिक राजनीति करने का मौका मिलेगा, वो आप ऐसे मौके क्यों दोगे? मतलब अपनी तरफ से आपने ये बुलावा लिया है ना इसके लिए, तो अब अगर ये चुनाव कांग्रेस के लिए जो खराब होता है यहाँ से, जो लोग कह रहे हैं कि सब महीने भर पहले जितना गैप नहीं था उससे गैप कम हो गया है, तो ये जो पिछले 8-10 दिनों में हो रहा है या अगले 8 दिन में होगा, वो एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है इसमें। क्योंकि ये बात समझिए कि जैसे बजरंग बली वाली बात है, ठीक, जो हिंदुत्ववादी जो लोग वहाँ के बताते हैं कर्नाटक के जानकार कि भाई वो कोस्टल कर्नाटका जो तटीय समुद्र तट से लगा हुआ है, वहाँ के जो लोग हैं वहाँ 19 सीटें हैं और उन सीटों पर बीजेपी का या हिंदुत्ववादी शक्तियों का प्रभाव है। ऐसा नहीं है कि बजरंग बली की अपील पूरे कर्नाटक की 200 से ज़्यादा सीटों पर, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ 19 सीटों पर है। लेकिन अब बात यह है कि इस बार ऐसा बता रहे थे लोग कि वहाँ पर कांग्रेस को 4-5 सीटें मिल सकती थी। अच्छा, अब ये जब से हुआ है ये कांग्रेस, ये 4-5 सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, और जितना ये क्लोज इलेक्शन हो रहा है इसमें 4-5 सीटें भी अगर 115 की 110 हो गई तो फिर वो फंस जाएगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस इस चुनाव को लोकल इश्यूज पे खेल रही थी, जो बार बार एक बात कही जा रही थी, हम राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं लड़ेंगे, हम लोकल मुद्दों पे लड़ेंगे। तो ये जो पीएफआई वाला भी मुद्दा है या बजरंग दल वाला भी मुद्दा है, भले ये लोकल हो, लेकिन उसको आपने एक राष्ट्रीय बना पर ला दिया आपने, या प्रधानमंत्री को जहरीला सांप कह के, भाई अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप क्यों बोलोगे, तो आप उन पर क्यों आप उनको मौका दोगे ये कहने का। अच्छा, ये भी है कि आपके जो आरोप है ये तो लोग मान ले कि हाँ जो आप कह रहे हो वो सही है, लोग आपकी बात को नहीं मान रहे हैं, कन्विंस नहीं होंगे। हाँ, तो इस तरह की बातें हैं इसमें। एक चीज और भी हम मिस कर रहे हैं कि अगर हम इस बात को देखें कि प्रियंका गांधी कई बार इस बात को दोहराती हैं कि साहब आप मंच से एक ही बात बोलते हैं, हर मंच पर एक ही बात जाकर बोलते हैं, अगर आपको यहाँ चुनाव लड़ना है तो यहाँ के इश्यूज पर लड़िए। क्या कर्नाटक में कांग्रेस कहीं ज्यादा मजबूत है लोकल इश्यूज को लेकर? नहीं, मतलब अगर आप देखें तो कांग्रेस की क्या, कोई भी पार्टी, जो लोकल मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं और जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं। और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो अमूमन जो लोकल मुद्दे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप भले आपको लगता होगा कि यूपी में लोग बीजेपी जीत गई तो ठीक है, लाभार्थी वाला जो एंगल है वो अपनी जगह है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सुधरा, ये लोगों को मतलब मालूम था, उन्होंने इस बात को माना कि गुंडागर्दी कम हुई है। मध्य प्रदेश में भी पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला था, या राजस्थान में भी वोट डाला था, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं सरकार से त्रस्त थे। तो जब विधानसभा का चुनाव होता है तो चूंकि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है, बीजेपी की कोशिश रहती है कि इसको राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ या प्रधानमंत्री की तरफ इसको मोड़ दिया जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि बेंगलोर से दिल्ली लाया जा रहा है, चुनाव लाने जाने की कोशिश हमेशा बीजेपी करती है और वो करेगी भी, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ वो है, ठीक है। लेकिन अब जो कांग्रेस पार्टी है जिनका राष्ट्रीय नेतृत्व मोदी जी की टक्कर में नहीं ठहर पा रहा है, सही है, तो वो उनका प्रयास होना चाहिए वो लोकल चुनाव लड़े या लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़े, लेकिन आप खुद ही उसको बुला रहे हो, ठीक है। और मेरा तो ये मानना है कि जो विधानसभा का चुनाव है, और खास करके जो दक्षिण भारत में, उसमें वहाँ हमको यहाँ से दिल्ली से बैठ के लगता है कि प्रियंका गांधी ने बाजी पलट दी या मोदी जी ने बाजी पलट दी, वो चुनाव, वो कल्चर सब अलग है, ठीक है। हम यहाँ से समझते हैं कि भाई इससे ये हो गया, उससे ये हो गया, ये हर राज्य कॉम्प्लेक्स है और कर्नाटक भी कॉम्प्लेक्स है। हम जब कहते हैं कि लिंगायत एक ही समुदाय हैं, लेकिन उनके भी 100 से अधिक सबसेक्ट है, तो उसमें भी जब 2 लिंगायत होंगे तो उसमें वो एक समुदाय जिसके जो सबसेक्ट जिसको बोलते हैं, वो लोग जो है उसको वोट डालेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो इतना ब्लैक एंड व्हाइट में चीज़ें नहीं है जितनी हम लोग समझ रहे हैं। अगर मैं अच्छे से समझा पाऊँ, नहीं तो आप मेरे को बता दीजिएगा, टोक दीजिएगा कि जो सर लिंगायत के बीच की बात बता रहे हैं उसमें दरअसल मठों की राजनीति है। अलग अलग मठ जो हैं वो अलग अलग तरीके से लोगों के साथ रहते हैं और कन्वेंस भी लोग उसी तरह से रहते हैं कि उस मठ में अगर वो जा रहे हैं तो उसी के साथ जाते हैं। और ये मठों की राजनीति पिछले कई दशकों में जो सबसे ज़्यादा पकड़ रखी जिस पर या जिसने सेट करी, वो उनका नाम है BS येडियुरप्पा। उनका भी जिक्र करूंगा, लेकिन उससे पहले सर ये जो सर्वे हुआ है इसे NDTV, CSDS और लोकनीति ने किया है, उसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक जो हमें परसेप्शन नजर आता है, नैरेटिव नजर आता है, वो कर्नाटक में कुछ अलग है, इसलिए सबसे आगे उसको माना जा रहा है। इसका बड़ी वजह ये नहीं है कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी चले गए, उसमें दिखता है कि
साफ तौर पर कौन सी पार्टी ज्यादा भाई भतीजावाद करती है, तो कर्नाटक के संदर्भ में इस सर्वे में आया है कि साहब 59% जो है वो बीजेपी को मान रहे हैं वहां पर, जबकि विरासत नहीं, तो ये वही ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, बीजेपी का दो ही मतलब राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप पिछले 10 साल में देखें, जो बीजेपी का सबसे बड़ा आरोप क्या है कांग्रेस पार्टी पर या पूरे विपक्ष पर, कि एक तो ये परिवार की पार्टियां हैं, मतलब भाई अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बाद में आ गए, तेजस्वी जो है लालू यादव के बाद आ गए, या राहुल गांधी सोनिया गांधी के बाद आ गए, हर पूरे विपक्ष पे। और ये कमोबेश सही भी है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो जैसे कांग्रेस, और जैसे क्षेत्रीय पार्टियां हो, डीएमके हो, या हर जगह एक परिवार, सब जगह परिवार का है। तो ये जो बात अगर कर्नाटक में उल्टी आ रही, क्योंकि वहाँ येडियुरप्पा के बेटे को भी चुनाव लड़ाया जा रहा है, ठीक है, तो बोम्मई भी जो है, इनके पिताजी भी, हालांकि वो बीजेपी में नहीं थे, वो भी मुख्यमंत्री रह चुके, वो जनता दल में थे उस समय। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो बात कही जा रही है कि कांग्रेस नहीं, बीजेपी परिवार की पार्टी है, तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, और ये बीजेपी के खिलाफ जाता है और कांग्रेस के पक्ष में जाता है। क्योंकि अगर आप इस सर्वे पे देखें तो 30% लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं है परिवार वाली पार्टी, बीजेपी को 59% या 60%, मतलब उससे लगभग दुगने लोग, मतलब कि वो कह रहे हैं कि 30% भाई भतीजावाद कांग्रेस में है और 59 यानी कि करीब दुगना जो है भाई भतीजावाद कर्नाटक के सेंस में। हाँ, मतलब ये जिन पे भी सर्वे किया गया उनमें से 60% लोग, अगर 100 लोगों में सर्वे किया गया तो 60% लोग मानते हैं कि बीजेपी में भाई भतीजावाद है, सिर्फ 30% लोग मानते हैं कि कांग्रेस में भाई। और इसी सर्वे में एक चीज और आया कि जो ज्यादा भ्रष्ट की बात हुई तो उसमें 59% लोग बीजेपी को मानते हैं और 35% कांग्रेस को मानते हैं। तो वही मैं बात कह रहा हूँ। अब आप देखिए कि जो बीजेपी का पूरा पिछले 3-4 सालों से जो भी केंद्रीय एजेंसियां जब कार्रवाई कर रही विपक्ष के नेताओं पर, की ईडी की, सीबीआई की, तो मोदी जी बार बार एक ही बात कहते हैं। अभी उन्होंने जैसे सीबीआई के अधिकारियों को भी कहा, और उन्होंने कोई ब्यूरोक्रेट की मीटिंग थी, वहाँ भी यही बात कही कि आप लोग घबराओ मत, आप जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते रहो। तो वो पूरा जो पिच ये है, एक तो हिंदू मुसलमान की आप भले आप कह लें कि सांप्रदायिक राजनीति हो रही, लेकिन एक तरफ कहीं ना कहीं जो भ्रष्ट परसेप्शन है या वो है भ्रष्ट, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। मतलब ये बताना कि करप्शन के खिलाफ जो है हम सीधे खड़े हुए हैं। तो ये पूरा जो नैरेटिव है वो जो जाकर, अगर आप ये वाला सर्वे सही है तो यहाँ बीजेपी को बड़ी भ्रष्ट पार्टी मानी जा रही है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस कम भ्रष्ट है, लेकिन कांग्रेस से बड़ी भ्रष्ट पार्टी बीजेपी को मानी जा रही है। और इसका एक कारण ये है कि कांग्रेस ने लगातार एक कैंपेन चलाया कि 40% गवर्नमेंट है, कि 40% जो है ये कमीशन खाती है। मोदी जी ने इसका जवाब भी दिया, बीजेपी ने भी जवाब दिया कि नहीं जी, तो कांग्रेस तो 85% खाती है, मतलब 15 ही पैसा जो खाती। तो ये 85% वाली भी कहानी मतलब लोगों को पता नहीं होगी। ये 1985 में राजीव गांधी ने कही थी, जो राहुल गांधी के पिताजी थे, उस समय प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने एक बात कही थी कि भाई दिक्कत ये है कि मैं दिल्ली से जो 1 रुपया भेजता हूँ तो लोगों तक आपके घर में सिर्फ 15 ही पैसा बचता है। तो ये कांग्रेस ने खुद ही माना था कि ये एक बीच में जो गड़बड़ियां होती है, तो जो मैं मतलब दिल्ली से सरकार अगर 1 रुपया भेजती है तो गांव में 85 पैसे खा जाते हैं लोग, 15 पैसे जो मिलते हैं। अब जो मतलब जो बीजेपी के शासन में चेंज हुआ है, जो लाभार्थी वाली स्कीम है, चूंकि ये डायरेक्ट ट्रांसफर है, सीधे आपके ही खाते में पैसे जा रहे हैं, मुझे जाके किसी से पैसे लेना नहीं है, या अनाज किसी से लेना नहीं है, मुझे सीधे मेरे खाते में चीजें आ रही हैं। तो ये जो लीकेज था, जो राजीव गांधी ने बताया था, वो अब जो है बीजेपी ने उसको भर दिया है। हालांकि जो इसका क्रेडिट जो जाता है वो मनमोहन सिंह सरकार के आखिरी दौर को जाता है, जब नंदन नीलेकानी ने आधार लाया, मोबाइल से उसको जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जो आइडिया भले ही वो कांग्रेस का था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट और अच्छे से इम्प्लीमेंट, ये सिर्फ इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, बहुत अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट किया है बीजेपी ने। तो वो बीजेपी ने कोशिश की कि भाई अब तो जो है ये 85% खाते थे, हम पर अगर आरोप लगा रहे हैं कि ये 40% वाला, तो ये तो 85% की बात मानते थे। तो ये 40% वर्सेस 85% है, लेकिन बात ये है कि 40% वाली बात ज्यादा चिपक रही है। जो ये अभी के लिए तो वो हो गया है ना, मतलब कि पे सीएम टाइप की जो इस तरह के कैंपेन चला देना, वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंच रहे हैं। एक चीज और है जिसको कई बार हम मिस करते हैं, और शायद दर्शक भी मिस करते हैं, कि हमें और आपको, या ये जो दिल्ली में बैठकर हमें लगता है, मतलब आपको और मेरे को तो नहीं, मैं बेसिकली एक अमूमन एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ कि साहब यहाँ से राष्ट्रीय नेता जाते हैं, वो चीज़ें बदल देते हैं, जबकि चीज़ें वहाँ बदल रहे हैं वहाँ के लोकल, खासतौर पर जो क्षेत्रीय नेता हैं, जैसे सिद्धरमैया। यही जो सर्वे हुआ है उसमें ये बताया जा रहा है साहब कि सिद्धरमैया को 40% लोग चाहते हैं कि वो एज ए सीएम जो है आए।
और मुंबई साहब को 22% और डीके शिव कुमार को 4%। तो ये एक बड़ा फैक्टर। नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ ना, ये जो आप दिल्ली में बैठ के बम्बई में बैठ के जो लोगों को चीज़ें लगती है, तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि भाई डीके शिव कुमार ही हीरो है, मतलब एक मतलब जिस तरह से उनका कांग्रेस के क्राइसिस के साथी। हाँ, मतलब वो उनको चूंकि जिम्मेदारी भी दी गई थी चुनाव की, लेकिन जो सर्वे के रिजल्ट आ रहे हैं, और ये बात हमको आपको याद होगा कि यशवंत देशमुख से भी हमने जब पिछले हफ्ते बात की थी तो उन्होंने बात कही थी कि भाई उसका जो आंकड़ा है वो 2.5 से 3% से ऊपर जाता ही नहीं है डी के शिव कुमार का, जबकि उसके 10 गुना पर सिद्धरामैया है। तो ये बात तो बहुत स्पष्ट है, और अगर कांग्रेस को ये बहुमत आता है इस चुनाव में, तो कांग्रेस के सामने ये बहुत बड़ा एक धर्म संकट होगा एक तरह से, कि मुख्यमंत्री किसको बनाना। लेकिन अगर लोगों के बीच की लोकप्रियता देखा जाए तो वो बड़ा क्लियर है कि सिद्धरामैया डीके शिव कुमार के मुकाबले बहुत आगे हैं। और इसमें ये भी जो सर्वे में जानकारी दी गई, उसमें ये भी कहा गया कि जो उम्रदराज लोग हैं, खासकर उम्रदराज लोगों में खासी लोकप्रियता सिद्धरामैया की ज़्यादा है, और वो अक्रॉस द पार्टी है। उसमें किसी भी चैलेंज नहीं है, यानी कि कुमार स्वामी का भी चैलेंज नहीं है, मुंबई साहब का भी चैलेंज नहीं है, किसी का चैलेंज नहीं है, इवन येडियुरप्पा का भी चैलेंज नहीं है। नहीं तो देखो, येडियुरप्पा का तो चैलेंज इसलिए भी नहीं है क्योंकि येडियुरप्पा को इन्होंने हटा दिया, स्टेप डाउन कराया। ठीक है, वो उनको हटा दिया, फिर बाद में उनको बुलाया गया कि उनको लगा कि भाई चूंकि उनके बिना काम नहीं चल सकता, इसलिए उनको बुला लिया। तो वो अभी भी जो एक जो वजह है, जो हमारे साथी नागार्जुन ने बताया कि ये येडियुरप्पा जो है, चूंकि इस चुनाव में कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। बिल्कुल। वो येडियुरप्पा आप कह रहे हैं कि मैं बीजेपी को जिताऊंगा, लेकिन जो लगाव येडियुरप्पा से लिंगायत समुदाय को या पूरे कर्नाटक में था, उनको ये पता है कि अगर बीजेपी चुनाव जीत भी जाती तो येडियुरप्पा को सीएम नहीं बनना है। हालांकि बीजेपी ने ये नहीं कहा कि ये नहीं बनेंगे, बट हाँ, लेकिन स्टेप डाउन करा देते हो तो फिर एक तरह तो मतलब बनने के लिए तो कुछ भी हो सकता है कि मान लीजिए वही एक बार फाइनली मुख्यमंत्री बन जाए। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन घोषित रूप से ये बात कहीं आई नहीं है। तो जब आप ये कह रहे हैं कि सिद्धरामैया आगे हैं, बहुत आगे हैं, तो उसकी एक वजह यह है कि येडियुरप्पा भी अभी रेस में नहीं है। अब से बहुत दिन नहीं रह गए, अगर देखें तो आज हम शूट कर रहे हैं तो 5 तारीख को, और इसके बाद जो है 8 तारीख को चुनाव प्रचार थम जाएगा, शाम को थम जाता है। उसके बाद 10 तारीख को वोटिंग होनी है, 13 को नतीजे आ जाएंगे। तो मोटा माटी देखें तो अगर हम जब अगला अपना ये साप्ताहिक सभा करेंगे तो उसमें हमें बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ से मैं फाइनल रिमार्क पर आ रहा हूँ, यहाँ से जिसके पक्ष में भी चुनाव जो रिजल्ट आता है वो 2024 को सेट करेगा, या कांग्रेस जैसी पार्टी जो है वो दिसंबर में जो आने वाले चुनाव है उनको सेट करेगी। क्योंकि जो कॉल आ रहा है वो तो यही है कि दिल्ली का ये चुनाव बना दिया गया है कि साहब आगे की राजनीति यहाँ से पक्की होगी। खासतौर पे मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस को अगर ये चुनाव जीत जाती है कांग्रेस, तो उसको चुंबकीय प्रभाव से जो है उसको विपक्ष मिल जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए पूछ ले रहा हूँ। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैं बार बार मेरा ये मत है कि विधानसभा चुनाव अलग है और लोकसभा चुनाव अलग है। कर्नाटक में ही अगर आप देखें तो जो नतीजे विधानसभा में आए थे और जो लोकसभा में आए थे, वो उसमें बीजेपी ने बाजी मार ली थी। मध्य प्रदेश में विधानसभा कौन जीता था? कांग्रेस। वहाँ उनको 1 सीट मिली है, 2 सीट, एक सीट सिर्फ कांग्रेस को मिली है। राजस्थान में सरकार बनाई, 25 की 25 सीटें बीजेपी को मिली थी। तो कहने का आशय ये है कि ये जो चुनाव है इसको कर्नाटक का ही चुनाव माना जाए, इसको कोई देश का चुनाव मानना ये गलती ना करें। दूसरी बात, ये भले ही कर्नाटक का चुनाव है, अगर ये कांग्रेस यहाँ सरकार नहीं बना पाती है तो उसका मनोबल और टूटेगा। बना ली तो उसका मनोबल बढ़ेगा, लेकिन वो मनोबल बढ़ने का मतलब कि वो 2024 का चुनाव जीत जाएगी ऐसा नहीं होगा। सिर्फ ये है कि भाई उसके अपने 2, क्योंकि मैंने पिछली बार भी कहा था कि उसके पास बड़े राज्य कौन से रह गए हैं? राजस्थान एकमात्र, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ में भी इस साल चुनाव है, राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति ठीक लग नहीं रही है, और हिमाचल में चलिए अभी सरकार चल जाएगी। तो पॉइंट मेरा ये है कि अगर मान लीजिए कर्नाटक ये जीत जाते तो इनके पास एक चौथा राज्य आ जाएगा, तो इनकी मतलब स्थिति थोड़ी देश भर में, मतलब इनकी एक जो प्रेजेंस है वो बढ़ जाएगी। और वो आपने जो बात कही कि विपक्ष थोड़ा इनको गंभीरता से लेगा, क्योंकि अभी जो कोशिश हो रही है कि भाई एक कांग्रेस के नेतृत्व में एक गठबंधन बनाया जाए अगले साल के लिए, तो अभी विपक्ष बोलता है कि भाई कांग्रेस तो लाइबिलिटी है, क्योंकि जब अखिलेश उनके साथ चुनाव लड़े, लेफ्ट मतलब जहां जहां वो लड़ते हैं तो उससे नुकसान होता है, कोई फायदा नहीं होता है। तो कांग्रेस एक लाइबिलिटी है, लोग ये सोचते हैं कि जब बीजेपी से जब कांग्रेस लड़ती है तो वो हार जाती है, और जब दूसरी पार्टी लड़ती है तो वो डीएमके, मतलब डीएमके ने तो खैर यहाँ पर मुकाबला नहीं था, लेकिन दूसरी पार्टी वो बीजेपी को हरा सकती है, कांग्रेस नहीं हरा सकती है। तो अब अगर यहाँ तो चूंकि 3 पार्टियों की लड़ाई है, पर मुख्यतः कांग्रेस और बीजेपी की है, तो यहाँ अगर कांग्रेस जीतेगी तो ये इसका कम से कम ये है कि मैं जिस राज्य में मेरा बीजेपी से डायरेक्ट मुकाबला है मैं वहाँ बीजेपी को हरा सकता हूँ, ये दावा उसका
पुख्ता हो जाएगा। लेकिन अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि इस चुनाव के नतीजे से जितना ज़्यादा स्टेक कांग्रेस के लिए उतना बीजेपी के लिए नहीं है, क्योंकि बीजेपी को ये पता है कि अगर मान लीजिए वो विधानसभा चुनाव में उसको कम भी हो जाता है तो ऐसा नहीं कि कर्नाटक में जब लोकसभा चुनाव होगा तो उसका कोई विपरीत परिणाम होगा। ये मतलब मैं पिछले अनुभव के आधार पर बताऊं, आगे क्या होगा पता नहीं है। पर कांग्रेस के लिए ये चुनाव उसके स्टेक ज़्यादा है, उसके लिए जीतना ज़्यादा है। इसलिए हम देख भी रहे हैं कि कांग्रेस में गंभीरता इस बार ज्यादा दिखाई दे रही है। पूरा दिल्ली जो है वहां चला गया है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि दिल्ली से कुछ हो नहीं रहा है। असली कहानी जो है वो लोकल इश्यूज पर, और जो वहां के लीडर हैं खासतौर पर सिद्धरामैया, DK शिवकुमार, और दरअसल वो MLA जो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको लेकर काफी गंभीरता दिखाई जा रही है। ये जो पूरी कहानी है इसको लेकर आपको भी क्लैरिटी आती होगी कि दरअसल जो कर्नाटक में जो चुनाव है वो किस तरह से स्टेक पर लड़ा जा रहा है। इसलिए चर्चा भी बहुत ज़्यादा है, कर्नाटक चुनाव की चर्चा बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमारी कोशिश भी लगातार ये है कि कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर को तमाम पहलुओं के साथ आपको समझाएं। आज की साप्ताहिक सभा में आप जुड़े, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे जुड़ेंगे ऐसा पूरा विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद।